Hello everyone, this is Bindu Soni. Welcome to SST Wali class. Before we dive into today's chapter, I want you to imagine a pressure cooker. The lid is tight, the heat is rising, and eventually it's bound to whistle or even explode. In our last session, we saw how the conservative regime tried to tighten the lid on Europe after the 1815. But today we enter part 3, the age of revolutions from 1830 to 1848. The pressure cooker finally blew up. The period between 1830 and 1848 is like a tug of war between the old conservative regimes and the new liberal revolutionaries. Here, the conservative regime tried to consolidate their power, and liberals' nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian. This is the Italian region. Then the German states over here, and the province of the Ottoman Empire. Then Ireland, Poland. So these revolutionaries were led by a liberal nationalists belonging to the which class? Educated middle class, elite class, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of the commercial middle classes. The first spark ignite in France in July 1830. तो जो पहली रेवोल्यूशन हुई थी वो फ्रांस में ही हुई थी. कब हुई थी? जुलाई 1830. अब यहाँ पर क्या होते हैं? What happened here कि whenever the question is asked related to the age of revolution chapter first, तो first spark happened July 1830. This is after Napoleon. Got it? ये जो फर्स्ट रेवोल्यूशन है ये जुलाई 1830 की है. हालांकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसमें, जुलाई 1789 की रेवोल्यूशन से भी, ठीक है. लेकिन हम अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम होल सोल यूरोप में जो रेवोल्यूशन हो रही थी उसके बारे में पढ़ रहे हैं. ओके. और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टॉपिक था, जो पार्ट हमने 2 में डिस्कस भी किया था, उसके बाद की फर्दर जो है जो भी इवेंट्स हो रही हैं, तो यहाँ पर आप ये ईयर भी फोकस करें. 1830 से 1848 को हम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें कि इस तरह से अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस आफ्टर 1815, तो आपका आंसर होगा जुलाई 1830. ठीक है. बोर्बन किंग्स ओवरथ्रोन. जो बोर्बन किंग्स थे हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शंस आफ्टर 1815, है ना. वी डिस्कस ना कांग्रेस ऑफ वियना सेटलमेंट. तो 1815 में क्या हुआ था? जितने भी नेपोलियन ने रिफॉर्म्स किए थे, जो चेंजेस किए थे, उन्होंने क्या कर दिया? अंडू कर दिए और बोर्बन डायनेस्टी को लेकर आए थे. लेकिन 1830 में फिर से जो है रेवोल्यूशन हो गई और नेशनलिस्ट ने बोर्बन किंग को क्या कर दिया? ओवरथ्रोन कर दिया, हटा दिया. क्लियर. और इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाया गया, फ्रांस को इंस्टॉल किया गया अंडर किंग था लुइस फिलिप, और लुइस फिलिप के अंडर में जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाया. अब ये जो मोनार्की है किसने ओवरथ्रोन की थी? लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने, और उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. क्लियर. अंडर द लुइस फिलिप. अब यहाँ पर फेमस कोट है, वैन फ्रांस इज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. ये हमेशा ध्यान रखना, काफ़ी फेमस है. अब ये ऐसा मैटर ने कहा ही क्यों था? क्योंकि जब जुलाई 1789 की जो रेवोल्यूशन हुई थी फ्रांस से, तो उसने रेस्ट ऑफ द यूरोप को काफ़ी जो है इंस्पायर किया. कई कंट्रीज उससे इंस्पायर हुए और अपने राइट्स के लिए लोग क्लेम करने लगे मोनार्की से. अब फिर से एक यहाँ पर अपराइजिंग हो गई फ्रांस में 1830 में. इसका भी पूरे यूरोप पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा. क्या इम्पैक्ट पड़ा? जुलाई 1830 में क्या हुआ? जुलाई रेवोल्यूशनरी जो है उसने स्पार्क्ड किया एक अपराइजिंग को. कहाँ पर? ब्रिसेल कहाँ पर है? बेल्जियम. जो फ्रांस है, फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड सेटअप किया था, नहीं किया था? ठीक है. उसके अंडर में बेल्जियम को किया था, है ना. अब इस नीदरलैंड से, ये नीदरलैंड किंगडम ऑफ नीदरलैंड है जिसके अंडर में बेल्जियम को किया था. अब ये बेल्जियम जो है अपनी आज़ादी चाहने लग गया. ठीक है. अब यहाँ बेल्जियम के लोगों ने नीदरलैंड के अगेंस्ट में क्या कर दी? रेवोल्यूशन कर दी. बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स. और इस वजह से अगस्त 1830 में जो ब्रिसेल, जो बेल्जियम है, वो अलग हो गया किससे? किंगडम ऑफ नीदरलैंड से. ये इसका क्या था? ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. क्लियर. और उसके बाद जो है ग्रीस में, अब इस तरह से जो है इवेंट रेवोल्यूशन की मोबिलाइज होती रही. अब दूसरा जो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल तो हमने पढ़ लिया. पहले अपराइजिंग हो गई कहाँ पर? फ्रांस में. दूसरी हो गई ब्रसेल में, जो कि इसी का रिजल्ट थी. अब जो एक और अपराइजिंग है वो कहाँ से आ रही है? जो मोबिलाइज की थी नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस द यूरोप, वो थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस.
ये भी एजुकेटेड एलिट क्लास ने ही यहाँ पर रेवोल्यूशन की थी ग्रीस में। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर। अभी प्रीवियस जो मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में ही तुम्हें सारे जो रीज़न बता दिए थे, इटली कहाँ पर है, जर्मनी कहाँ पर है, उसी में ही मैंने आपको एक ओटोमन एम्पायर को भी सर्किल किया था जो कहाँ पर है, यूरोप के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो वो ओटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर था, सपोर्टेड बाय वेस्ट यूरोपियन। अब इस रिवोल्ट को, ग्रीक में जो रिवोल्ट हो रहा था, जो कब शुरू हुआ था, व्हेन इट वाज जो है स्टार्टेड, ये स्टार्टेड हुआ था 18, ठीक है, इट बिगेन इन 1821। अब ये क्यों ही शुरू हुआ था, क्यों? क्योंकि ग्रीस वंस वाज द अंडर ऑफ ओटोमन एम्पायर। अब ग्रीस तो है यूरोपियन कंट्री, लेकिन ओटोमन एम्पायर दैट इज रूल्ड बाय द मुस्लिम एम्पायर। ये मुस्लिम है, या कह दे तो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक एम्पायर था, ठीक है। एक तो जो है रिलीजन, कल्चर, एथनिक कंपोजिशन सेम अलग अलग है ना, सभी अलग अलग हैं। अब मुस्लिम एम्पायर या इस्लाम एम्पायर रूल कर रहा है यूरोपियन लोगों पर, तो इस वजह से ये ग्रीस जो है आज़ादी चाह रहा था किससे? ओटोमन एम्पायर से। अब इसमें नाम आता है लॉर्ड बेरोन का, जो एक आर्टिस्ट था, पोइट था, इसने भी सपोर्ट किया था इसको, जो रेवोल्यूशन हो रही थी। ये कहाँ से? ये इंग्लिश मैन था, इंग्लैंड से बिलोंग करता था, और उसने प्रेस किया अपनी पोइट्स में, आर्टिस्ट था क्योंकि इसने प्रेस किया ग्रीस को। और जो लॉर्ड बेरोन है, इसी के साथ जो पास्ट है यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने भी सपोर्ट किया ग्रीक को। क्यों? क्योंकि ग्रीस जो है क्या माना जाता है? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, गॉट इट? तो दैट्स वाई मैनी वेस्ट यूरोपियन कंट्री ऑल्सो सिंपैथाइज और सपोर्टेड द ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को, इन्होंने सपोर्ट किया। क्लियर? अब जब इतना इंटेंस हो ही गया तो फाइनली एक ट्रीटी हुई इसी वॉर के बाद 1832 में, द ट्रीटी दैट इज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल प्रेजेंट में जो टर्की है, जिसका अभी नाम तुर्की है, ओके, तो ये प्रेजेंट डे टर्की में ही रीजन है कॉन्स्टेंटिनोपल, वहाँ पर हुई थी 1832 में। और इस ट्रीटी का रिजल्ट क्या था? ग्रीस रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। तो ये था एज ऑफ रेवोल्यूशन में पार्ट जो 1 है आपका, स्टार्टिंग जो रेवोल्यूशनरी रीजन से या रेवोल्यूशनरी पीरियड से रिलेटेड है। 3.1 कहता है द रोमांटिसिज्म या द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन, जैसे भारत माता है ना, कई गाने सुने होंगे तुमने, जब भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनल स्ट्रगल हो रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला भाई भगत सिंह, है ना, तो देश प्रेम के लिए जो गाने गाए थे हमारे, इसी तरह से नेशनल एंथम, नेशनल जो सॉन्ग हैं जिन्होंने लिखे हैं वो देश प्रेम में लिखे गए हैं, ठीक है। तो देश प्रेम की भावना को, नेशनल फीलिंग की भावना को द रोमांटिक इमेजिनेशन यहाँ पर कहा गया है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? क्या है रोमांटिक इमेजिनेशन, क्या बोलते हैं? तो रोमांटिसिज्म आता है आपके पास एक वर्ड, रोमांटिसिज्म। क्या है रोमांटिसिज्म या रोमांटिक इमेजिनेशन? पढ़ते हैं, चलिए। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू द वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सिर्फ युद्ध करने से, ठीक है, अपने टेरिटरीज को बढ़ा लेने से ही क्या नहीं आता, नेशन स्टेट्स नहीं बनते हैं, नेशनलिज्म डेवलप नहीं होता है। कल्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। अब कल्चर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चर मूवमेंट opposing science, reason, focusing on emotions, intuitions and mystical feeling to create a shared collective heritage. Clear? अब जो रोमांटिसिज्म है एक कल्चरल मूवमेंट है। What is romanticism? A cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. ठीक है, क्या करना चाहता है रोमांटिसिज्म? Sought to develop a पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो ये रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन बता दी है। अब कल्चरल मूवमेंट किसको अपोज करते हैं, किसको फेवर करते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा है। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर अब अपोज करते हैं साइंस, अब जिसमें जो तर्क, रीजनिंग की बात करता है, लॉजिक की बात करता है, ठीक है। लेकिन कल्चर मूवमेंट मेनली जो वर्ड इमोशंस को लेकर, हमारी इंट्यूशंस, हमारी जो हमारी थिंकिंग है, हमारे थॉट्स हैं, उनको लेकर है। एक शेयर कलेक्टिव हेरिटेज की बात करता है कल्चर। तो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर का यहाँ पर नाम आता है। एक एग्जांपल आता है आपके पास जर्मन रोमांटिसिज्म का। 2 एग्जांपल आएंगे आपके पास यहाँ पर। एक तो जर्मन रोमांटिसिज्म से आएगा आपके पास एग्जांपल यहाँ पर, एक आएगा कैरोल कर्पल्स्की का पोलैंड से। तो 2 एग्जांपल है आपके पास। एक है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर का जिसने रोमांटिसिज्म को सपोर्ट किया,
है ना, आर्ट्स के थ्रू, कल्चर के थ्रू लोगों में देशभक्ति की भावना उसने जगाई। तो नाम क्या है यहाँ पर, एक कल्चरल रोमांटिक्स अदर रोमांटिक जो सच एज जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर क्लेम्ड द, उसने क्लेम किया दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, जिसको जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दासवोग। ठीक है, कॉमन पीपल से आएगा, डिस्कवर करेंगे। इट वॉज थ्रू, कैसे, फोक सॉन्ग है, फोक पोइट्री है, ओके, डांसेस हैं, इससे हम क्या करेंगे, जो वोल्केइस्ट है इसने बताया ट्रू स्पिरिट पॉपुलराइज करेंगे हम किससे, फोक सॉन्ग से, नेशनलिज्म की जो ट्रू स्पिरिट है और इन डांसेस वगैरह से लोगों को हम फिर से रिवाइव करेंगे उस फीलिंग को इन सॉन्ग्स के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, ओके। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल आता है आपके पास लैंग्वेज से रिलेटेड। लैंग्वेज भी एक इम्पोर्टेंट वेपन था यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग को एमर्ज करने का। तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट थे और जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने एम्फसाइज किया वर्नाकुलर लैंग्वेज पर। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है, जो ऑर्डिनरी, दैट इज स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल। तो लैंग्वेज एज अ वेपन कैसे काम किया, पोलैंड का एग्जाम्पल आता है यहाँ पर। पोलैंड अंदर था किसके, रशियन ऑक्यूपेशन के। फोर्स्ड पोलिश आउट ऑफ स्कूल। अब इसने क्या कर दिया, अब ये सिंपल सा फंडा है कि जो भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को अपने अंडर में कर लेती है तो वो वहाँ पर अपना ही कल्चर, अपनी ही लैंग्वेज, ठीक है, अपने ही रूल्स रेगुलेशन ही इम्पोज करेगी। जो अर्लियर पहले था उसको क्या कर देगी, उसको वो वहाँ पर जो है अबोलिश कर देगी वो सारे रूल्स रेगुलेशन। ऐसा ही पोलैंड के साथ हुआ, जब वो रशिया के ऑक्यूपेशन में आया तो वहाँ पर जो पोलिश लैंग्वेज बोली जा रही थी स्कूल में उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब कैरोल कर्पन्स्की यहाँ के रोमांटिक आर्टिस्ट थे। सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू द ओपेराज, डांसेज, है ना, डांस फॉर्म दो दे रखी यहाँ पर, पोलोनेज और मजूरका। इन डांस फॉर्म के थ्रू लोगों में फिर से, कौन से लोगों में, पोलिश लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाया, अपने देश के प्रति प्यार करना, अपनी भाषा के प्रति प्यार करना उनको सिखाया। कलर्जी यूज्ड पोलिश फॉर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने ऑपोजिशन, विरोध करना अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। लोगों का, जो पोलिश लोग थे तो उन्होंने अपने तरीके से विरोध किया। तो कलर्जी ने, जो रिलीजन से रिलेटेड हैं, जो पोप होते हैं चर्च में, उन्होंने कौन सी भाषा में प्रीच किया, प्रीच माने उपदेश दिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कौन सी भाषा में दिए, क्या रशियन लैंग्वेज में दिए या पोलिश लैंग्वेज में, नहीं, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज को यूज़ किया। इन्होंने एक विरोध दिखाया कि हम रशियन डोमिनेंस को नहीं मानते हैं, हम उसके अगेंस्ट में, और हम अपनी भाषा, अपने ही कल्चर को फॉलो करेंगे। और इसमें सपोर्ट करने वाले रोमांटिक आर्टिस्ट का नाम क्या था, इसमें सपोर्ट करने वाले रोमांटिक आर्टिस्ट का नाम बताओ क्या था, कैरोल कर्पन्स्की। क्लियर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ आएगा स्टेटमेंट में, लैंग्वेज टू प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन यूरोप, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो जो मैंने आपको सभी समझाया है, जिसमें क्या, किसका एग्जाम्पल आएगा, पोलैंड का। तो अब इसमें जब लोगों ने इसका विरोध किया, रेजिस्टेंस किया अगेंस्ट द डोमिनेंस, तो रशिया ने क्या किया, रशियन अथॉरिटीज़ ने क्या किया, रशियन अथॉरिटीज़ ने भी हार्श स्टेप उठाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बिशप थे, बिशप कौन होते हैं, जो प्रीच करते हैं उनके हेड होते हैं, जो उपदेश देते हैं ना, उपदेश देने वाले जो पोप होते हैं उनमें हेड होते हैं, हेड ऑफ प्रीचर्स जो प्रीस्ट है उनके हेड। तो लार्ज नंबर ऑफ द प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़। क्यों, पनिशमेंट के लिए, ठीक है, क्यों, उन्होंने रिफ्यूज़ल कर दिया। रशियन गवर्नमेंट ने तो कहा भैया रशिया में रशियन लैंग्वेज में प्रीच करो, इन्होंने कहा नहीं, हम तो अपनी पोलिश जो लैंग्वेज है उसी में ही प्रीच करेंगे। तो इनको साइबेरिया भेज दिया गया पनिशमेंट के लिए। अब जो है पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करना एक सिंबल के रूप में देखा जाने लग गया, ठीक है, स्ट्रगल का एक सिंबल था अगेंस्ट विच डोमिनेंस, अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। क्लियर। अब मूव करते हैं पार्ट 3.2 की ओर। 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, एक्सप्लेन। 3.2 की फर्स्ट स्टेटमेंट ही है ये। क्या था तो 1830 में कैसे हार्डशिप, नंबर 1 तो एक्सप्लेन करें तो क्या हंगर हार्डशिप कैसे आ गई, नंबर 1 क्या रीज़न हो सकता है हार्डशिप का, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाना। हंगर हार्डशिप माने कि जो सर्वाइवल है वो कठिन हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। रीज़न क्या होगा, रिसोर्स कम होंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिप्लीट होंगे, पॉपुलेशन के बढ़ने से उससे क्या है, दूसरा माइग्रेशन टू स्लम्स बढ़ता ही जा रहा था। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, तो जो इंग्लिश मशीन्स जो इम्पोर्ट्स हो रही थी, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में, उनको स्टिफ कॉम्पिटिशन मिल रहा था जो चीप मशीन मेड गुड्स इंग्लैंड से आ रहा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो एडवांस हो रही थी कॉन्टिनेंट में, और एडवांस होने से मशीन मेड चीज़ें इंपोर्ट्स हो रही थी, बार बार इन जगहों पर आ रही थी। तो जो लोकल लोग थे, जो स्मॉल
इन्वेस्टर्स थे या फिर स्मॉल बिजनेस पर्सन थे, उनको काफ़ी इससे कंपटीशन मिल रहा था। अब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे इनके कंपटीशन के बीच में। फूड शॉर्टेज हो रही थी, बैड हार्वेस्ट हो रही थी और वाइड स्प्रेड जो है पॉपुलिज्म माने पॉवर्टी इंक्रीज हो रही थी टाउन में। पॉपुलिज्म माने पॉवर्टी बढ़ रही थी। तो ये हार्डशिप के कारण थे। क्लियर, 5 पॉइंट्स लिखे यहाँ पर। उसके बाद एक अपराइजिंग का जिक्र है आपके पास। 1848 वॉज वन सच ईयर, एक ऐसा ईयर था। अभी हमने 1830 की बात की है, 1830 में हार्डशिप के क्या रीज़न थे यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद एक नेक्स्ट ईयर आता है यहाँ पर जो है 1848 का, जो फ्रांस की अपराइजिंग की बात करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि 1848 भी एक ऐसा ही ईयर था। फूड की शॉर्टेज थी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था। क्लियर। अब इससे क्या है, जो पॉपुलेशन जो थी पेरिस की, जो वो कहाँ पर आ गई, रोड्स पर आ गई। क्लियर, क्योंकि फूड शॉर्टेज की वजह से ये सारा होना ही था। तो जो है हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ फ्रांस है तो पेरिस में जो जनता है वो सड़कों पर आ गई। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। अब लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, लोग परेशान हैं। ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में लोग उग्र विद्रोह करेंगे। माने कि बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, जो भी बैरिकेड्स लगाए उनको रोकने के लिए सब उखाड़ दिया उन्होंने। अब जब इंटेंस हो गया तो लुइस फिलिप जो था, जिसको राजा बनाया था 1830 के बाद, उसी को बनाया था ना, है ना, उसको भागना पड़ा, वो भाग गया। क्लियर। अब रिपब्लिक प्रोक्लेम्ड, अब फिर से अब इतना इंटेंस कर दिया। अब तुमको रिमाइंड हो रहा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना, जब राजा से संभाला ही नहीं गया कुछ तो लोग विद्रोह तो करेंगे ना, जैसे 1789 में किया था, वैसा ही फिर से हो रहा है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब लोगों के हाथ में आ गई सारी कमान, वो राजा तो गया भाग। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज फॉर मेल्स 21+, क्लियर, एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, क्लियर दिस थिंग। और नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर्क, नेशनल वर्कशॉप क्यों सेटअप की गई, क्या प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। ये था 1848 का अपराइजिंग जो फ्रांस में हुआ, जिसने फिर से रिपब्लिक सेटअप कर दिया फ्रांस में। क्लियर। तो ये है इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ पीजेंट अपराइजिंग। ये अपराइजिंग किसकी थी, पीजेंट्स की। क्लियर। और इनका साथ दिया रेवोल्यूशनरीज ने, मिडिल क्लास ने, और यहाँ पर रिपब्लिक सेटअप हो गया। एक और ईयर आता है आपके पास 3.2 में 1845। ये फेमस है सिलेसियन वीवर्स रिवोल्ट का। अब सिलेसियन वीवर्स रिवोल्ट भैया क्या है, ये इंसिडेंट जानी जाती है वीवर्स रिवोल्ट के नाम से। अब रिवोल्ट अगेंस्ट किसके था, कॉन्ट्रैक्टर्स के था, हु रिड्यूस्ड पेमेंट्स। अब 1815 में जो वीवर्स थे सिलेसिया के, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। क्यों, वो उनको सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल और उनको जो है ऑर्डर देते थे कि फिनिश जो टेक्सटाइल है वो रेडी करो, लेकिन अब उनकी जो पेमेंट्स थी, उनके बदले जो उनको पेमेंट्स मिलती थी, वो उन्होंने ड्रास्टिकली क्या कर दी, बहुत ही रिड्यूस कर दी। अब कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट तो वीवर्स इकट्ठे हो गए, भी तुम ऐसा हमारे साथ कैसे कर सकते हो। क्लियर। तो क्राउड स्मैश्ड मैशंस, विंडोज एंड फर्नीचर। अब वो जो जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टर रहते थे उनके घरों में गए, उनके घरों को तबाह कर दिया। ठीक है। आर्मी कोल्ड, अब इतना इंटेंस हो गया तो आर्मी को बुलाया और 11 वीवर्स वर शूट डाउन। ये है सिलेशियन वीवर्स रिवोल्ट। तो नाउ 3.3 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। क्या कह रहा है ये पैराग्राफ हमसे, पहले समझते हैं। 1848 में जो फ्रांस में चेंजेस हुए, है ना, फ्रांस में क्या हुआ, जो लुइस फिलिप था वो तो भाग गया, ये टू फ्ली, और उन्होंने जो रेवोल्यूशनरीज थे फ्रांस ने, उन्होंने फ्रांस को फिर से रिपब्लिक बना दिया। ये सुनो, यस। अब इसका असर जो है, इसका असर रेस्ट ऑफ द यूरोप के कई कंट्रीज पर पड़ेगा जो अभी तक क्या नेशन स्टेट नहीं थे, जिसमें जर्मनी भी था, पोलैंड भी था, क्लियर दिस थिंग, और इटाली भी था। तो ये ऐसे स्टेट थे जो इससे काफ़ी इंस्पायर हुए। अब यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है आपको जर्मनी का।
क्लियर। तो क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास थी उन्होंने एक इनिशिएट लिया। उन्होंने जो जर्मनी के बहुत सारे रीजन्स थे, एरियाज थे, उसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने मिलकर यह डिसाइड किया कि वे एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो एक ऑल नेशनल असेंबली बनाएंगे, ठीक है। और उसके लिए वोट करेंगे। और इसमें ज़्यादातर लोग कौन से थे? इसमें मिडिल क्लास के जो लोग थे वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन और प्रोस्परस आर्टिशंस थे। ये सारे लोग शामिल थे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि हाँ, इन्होंने 1848 को इन्होंने क्या किया, जो है वोटिंग कराई। और इसमें जो है 831 जो है मेंबर जो है चुने गए। 831 कितने, यहाँ लिख देती हूँ, 831 मेंबर्स। वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, ये क्या किया इन्होंने, प्रोसेशन करते हुए ये कहाँ पहुँच गए? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ये अपना जो है, ये पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में इनको भी जगह चाहिए, क्योंकि ये भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट जो है कन्वेंट कहाँ की गई थी? ये की गई थी चर्च सेंट पॉल में, ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब इनका गोल क्या था? इनका गोल था ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन, ठीक है। और उसमें जो मोनार्की है, जो राजा है, वो सब्जेक्ट होगा पार्लियामेंट का, माने कि राजा जो है पार्लियामेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रूल करेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा, ठीक है। इन्होंने बताया कि ये होगा सारा प्रोविजंस, आपको राजा को इस तरह से करना होगा, ठीक है। मुखिया तो होगा, लेकिन वो देश का मुखिया तो होगा, लेकिन वह संविधान के अंडर में रहकर, माने कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर काम करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की बात माननी पड़ेगी। रिजेक्शन, फेल हो गई भैया ये पार्लियामेंट जो इन्होंने बनाई। क्यों? क्योंकि राजा ने बात मानी नहीं। वो कहता मैं क्यों मानूँ ये बात, ठीक है। फेडरिक विलहेल्म फोर्थ और प्रशिया का राजा, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, द क्राउन जो राजा था, एंड ज्वाइन द अदर मोनार्क। उन मोनार्क्स को भी उसने ज्वाइन कर लिया जो क्या चाह रहे थे, जो किसी भी चेंज को नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे हमारी मोनार्की बनी रहे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, कोई पार्लियामेंट ना हो, तो वो क्यों मानेंगे? वो राजा है और राजा ही बना रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं, कोई राजा चाहता है कि मेरी पावर कम हो, नहीं चाहता। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्लियामेंट जो बनाने का लिबरल्स का जर्मनी में इनिशिएट था अंडर द प्रशिया, वो क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। अब जो है, क्यों किंग ने इनकार कर दिया। अब इससे क्या है, धीरे धीरे विरोध बढ़ा और जो पार्लियामेंट थी, अलाइनेटेड वर्कर एंड आर्टिजन्स ट्रूप्स डिस्बैंड द असेंबली। अब इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे जो पार्लियामेंट फेल हो गई जो इन्होंने बनाई, तो धीरे धीरे लोगों का विरोध बढ़ा। किसके अगेंस्ट में? एरिस्टोक्रेसी के, सेना का, और मजबूत हो गया सेना का विरोध। अब इस पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लास था उसका जो था दबदबा था, जो इन्होंने बनाई थी 1831 मेंबर्स के साथ। अब इन्होंने जो मजदूर थे, माने कि जो लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, इनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। मजदूरों ने क्या है, संसद का साथ छोड़ दिया। और आखिर में हालात इतने बिगड़ गए कि सेना बुलानी पड़ी और असेंबली को क्या कर दिया गया? डिसबैंड कर दिया गया। अब एक नाकाम कोशिश थी ये, सबसे पहला प्रयास किया गया जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने का, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक द जर्मनी यूनिफाइड अंडर द प्रशिया पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बनाने का, ये फेल हो गया, ठीक है। अब इसमें लास्ट में क्या लिख रखा है कि जो लिबरल रेवोल्यूशंस थी, इसमें जो एक्टिव पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे, न्यूज़पेपर है वगैरह सब थे, लेकिन डिनाइड द सफरेज। सफरेज माने क्या होता है? फेमिनिस्ट मूवमेंट भी हुए थे इसके अगेंस्ट में, राइट टू वोट फॉर द वीमेन। टू ऑब्जर्वर्स एंड द विजिटर गैलरीज, तो रिलेगेटेड माने कि उनको क्या रखा? अब विमेंस, अब यहाँ पर विमेंस को क्या राइट्स थे? बाकी तो सारी बात होगी पार्लियामेंट्स में राइट मिले कि नहीं, फेल हुई कि नहीं। अब विमेंस के राइट की बात करते हैं। क्या विमेंस को राइट था यहाँ पर? नहीं, विमेंस को कोई भी पॉलिटिकल राइट उस टाइम पर जर्मनी में नहीं था। ये जो गैलरी है, जो पार्लियामेंट है, ठीक है, इसमें जो विजिटर गैलरीज हैं, यहाँ पर ये खड़ी रह सकती थी, देख सकती थी, इनको बोलने का कोई राइट नहीं था। कई बार ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, उसमें जो वीमेन थी, चर्च ऑफ सेंट पॉल, वीमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी। तो उनका स्टेटस क्या था पार्लियामेंट में? क्या एक्टिव पार्टिसिपेट कर रही थी वो? किसी भी डिसीजंस पर एक्टिवली बात कर सकती थी? नहीं, सिर्फ एक ऑब्जर्वर का था।
ये हो गया पार्ट हमारा 3.3। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है वो आपके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल SST वाली क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। जय हिंद।